मुझे लगता है कि 2030 के अगले दशक में भारतीय जीडीपी अगले 5 से 6 वर्षों तक 11 से 12% की दर से बढ़ेगी और मुझे लगता है कि कम से कम हम $8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन पाएंगे और निश्चित रूप से अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। हाँ, वास्तव में हमने इस बारे में बहुत बात की है। आप जानते हैं कि भारतीय सरकारों ने भी ये बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है कि वे आने वाले कुछ वर्षों में भारत की जीडीपी को कहाँ देखना चाहते हैं। इसे अमृतकाल कहा जा रहा है, आप जानते हैं। नमस्कार और स्वागत है मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में। ये वह सीरीज है जिसमें हम आपको उन नेताओं से इनसाइट्स देते हैं जो भारत के वित्तीय इकोसिस्टम को आकार दे रहे हैं। हमारे आज के मेहमान हैं श्री वैभव अग्रवाल, जो एसिलेट एसेट मैनेजमेंट के संस्थापक और पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। यह एक एसेट मैनेजमेंट फर्म है जो एचआईएनआई फैमिली ऑफिसेज के साथ साथ रिटेल निवेशकों के लिए फंड्स का प्रबंधन करती है। हम चर्चा करेंगे कि आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वास्तव में क्या संभावनाएं हैं, रोमांचक उद्योग, उनकी निवेश रणनीति, मोट रोसी का क्या अर्थ है और भी बहुत कुछ। हाय वैभव, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मोबिना, मुझे शो में बुलाने के लिए। ठीक है, मेरा मानना है कि पहले एक व्यापक सवाल से शुरुआत करते हैं। आप भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह देखते हैं? आप जानते हैं, इस समय एक कहावत चल रही है कि हम मरुस्थल में नखलिस्तान हैं, क्योंकि पूरी दुनिया तरह तरह की अनिश्चितताओं का सामना कर रही है, खासकर भू राजनीतिक, जो अंततः आर्थिक समस्याओं में भी बदल जाती है। किसके साथ? कमोडिटी की कमी वगैरह वगैरह। लेकिन आप इन सभी वैश्विक समस्याओं के बीच भारत की स्थिति और भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह देखते हैं? हाँ बिल्कुल, इसलिए यदि आप पिछले 3 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था पर नजर डालें तो पाएंगे कि भारत की विकास दर लगभग 12 से 13% रही है, जबकि मुद्रास्फीति लगभग 4 से 5 से 6% रही है। तो मूल रूप से हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ बुनियादी संरचनात्मक कारक हैं। तो सबसे पहले है जनसांख्यिकीय लाभांश। हमारी आबादी बहुत युवा है और दुनिया की अधिकांश अन्य अर्थव्यवस्थाओं में आबादी बूढ़ी हो रही है। इसलिए हमें इससे लाभ होगा क्योंकि अगले दशक में हम विश्व के लिए कारखाने होंगे। और जैसे पिछले 2 दशकों में चीन था, लगभग 20 साल पहले चीन के पास बहुत बड़ी कामकाजी आबादी थी, तो अब भारत को भी वही लाभ मिलेगा। दूसरी बात, मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से घरेलू केंद्रित है, यानी घरेलू खपत पर आधारित है। तो हमारी जीडीपी का 2/3 हिस्सा घरेलू खपत पर आधारित है। मुझे लगता है कि अगर आप अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र को देखें, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, ऑटोज हो, सब कुछ बहुत कम पहुंच में है, तो अगले 2 दशकों में विकास के लिए बहुत बड़ा अवसर है। मुझे लगता है कि यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा लाभ है। तीसरी बात, मुझे लगता है कि राजनीतिक स्थिरता के मामले में हमारी राजनीतिक नेतृत्व बहुत स्थिर है। तो पिछले 10 वर्षों में हमारे पास बहुत स्थिर नेतृत्व रहा है और इसने देश के लिए संरचनात्मक सुधार करने में सक्षम रहा है, जिसका हमें लाभ मिल रहा है। मुझे लगता है कि यह स्थिर नेतृत्व आगे भी जारी रहेगा क्योंकि फिलहाल कोई वैकल्पिक नेतृत्व नहीं है। और ये हमारे लिए एक बड़ा लाभ है क्योंकि जब हम अन्य यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं या यहाँ तक कि अमेरिका को भी देखते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ का नेतृत्व इतना मजबूत नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है। और कुल मिलाकर यदि हम भारत की ओर देखें तो मुझे लगता है कि सरकार की बैलेंस शीट भी बहुत स्थिर है, क्योंकि यदि आप हमारे राजकोषीय घाटे को देखें तो यह 4, 4.5, 4 और 4.5% पर बहुत स्थिर रहा है। तो यहाँ तक कि कोविड के बाद भी हमने देखा कि बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं में बैलेंस शीट का काफ़ी विस्तार हुआ, लेकिन भारतीय सरकार ने बहुत समझदारी दिखाई और उसने राजकोषीय स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। तो ये भी लाभकारी साबित हो रहा है। हमारा चालू खाता घाटा पिछले दशक में 2 से 2.5% से घटकर अभी लगभग 0.5% रह गया है। तो समग्र रूप से हर पहलू में मुझे लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत स्थिति में है और अगले दशक में 2030 तक मुझे लगता है कि भारतीय जीडीपी अगले 5 से 6 वर्षों तक 11 से 12% की दर से बढ़ेगी और मुझे लगता है कि कम से कम हम $8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में सक्षम होंगे और निश्चित रूप से अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होंगे। हाँ, वास्तव में हमने इस बारे में बहुत बात की है। आप जानते हैं कि भारतीय सरकारों का भी यह बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि वे आने वाले कुछ वर्षों में भारत की जीडीपी को कहां देखना चाहते हैं। अमृतकाल जैसा कि हम इसे कह रहे हैं, आप जानते हैं, आपने अपने जवाब में कुछ संकेत दिए, कुछ उद्योगों का जिक्र किया, एक खास सेक्टर में कम पैठ के बारे में बताया। तो जैसा आपने कहा, विकास के लिए एक लंबा रास्ता है
लेकिन फिर भी अगर आपको अभी सिर्फ एक ही उद्योग पर दांव लगाना हो जिसमें आप आने वाले जबरदस्त उछाल को देख रहे हैं, तो वह कौन सा होगा? मुझे लगता है कि कोविड के बाद हमने क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री का उभार देखा है। हाँ, तो ये उद्योग अभी बहुत शुरुआती अवस्था में है। भारत में कुल रिटेल इंडस्ट्री लगभग $1 ट्रिलियन की है और इन कंपनियों की कुल संयुक्त आय या GMV केवल $5 से $6 बिलियन के आसपास है। तो मुझे लगता है कि इन कंपनियों के लिए विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। लोग अभी ज़्यादा सुविधा को प्राथमिकता दे रहे हैं, परिवार अधिक न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, शहरी और मध्यम वर्ग की आबादी की विवेकाधीन खपत में वृद्धि हो रही है क्योंकि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि यह सेक्टर आने वाले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, कुछ साल यहाँ तक कि 5 साल बाद भी, क्योंकि ये वृद्धि आसानी से 40 से 50% हो सकती है, ये देखते हुए कि इन क्विक कॉमर्स कंपनियों का मार्केट शेयर अगले 5-6 वर्षों में 1% से बढ़कर 3 या 4% तक जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सेगमेंट अभी बहुत कम पहुंचा है और लोग बहुत अधिक सुविधा चाहते हैं। इन कंपनियों ने फूड डिलीवरी से शुरुआत की थी, फिर ये क्विक कॉमर्स में आ गई, फिर इन्होंने कई अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स में विस्तार किया। आप वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर खिलौनों तक, मेकअप या जो भी आपको चाहिए सब कुछ खरीद सकते हैं। सिर्फ एक बटन क्लिक करके आप बहुत आसानी से खरीदारी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर अगले 5 वर्षों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो मूल रूप से आप कह रहे हैं कि मेट्रो शहरों की सड़कों पर डिलीवरी बॉयज के साथ और भी ज्यादा 2 व्हीलर्स दिखेंगे, क्योंकि वैसे भी हम पहले से ही इससे भरे हुए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। और अगर मुझे आपसे 2 और इंडस्ट्रीज चुनने के लिए कहूँ तो क्विक कॉमर्स तो निश्चित ही एक है, लेकिन वे कौन सी 2 अन्य इंडस्ट्रीज होंगी जिन्हें आप मानते हैं कि वे ग्रोथ के रास्ते पर हैं? मुझे लगता है कि NBFC सेक्टर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। पिछले 1 या 2 वर्षों में RBI ने इन कंपनियों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी, लिक्विडिटी कड़ी थी और RBI को अंदेशा था कि इस सेक्टर में उपभोक्ताओं को कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए उसने पहले ही ब्रेक लगा दिए थे। और पिछले 1 साल में हमने देखा है कि RBI ने इन कंपनियों के लिए कई नियमों में डील दी है। आपने सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ते हुए देखी है, आपने CRR कट और रेट कट भी देखा है, जिससे इन सभी कंपनियों को फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि ग्रोथ, एसेट क्वालिटी और पैसे की लागत के लिहाज से ये कंपनियां अगले 2-3 सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी। ठीक है, मैं आपकी निवेश रणनीति के बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ। क्या आपके पास मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से कोई खास फोकस है? क्योंकि निश्चित रूप से हमारे निवेश योग्य यूनिवर्स में बड़े, मिड और स्मॉल सभी शामिल हैं। आपके पास SME यूनिवर्स भी है। आप इन अलग अलग मार्केट कैप्स में अपने फंड्स को कैसे आवंटित करते हैं और क्या कोई ऐसी चीज है जो आपके फैसले को प्रभावित करती है? अगर आप एम्फी द्वारा दी गई मार्केट कैप नोमेनक्लेचर देखें तो पहली 100 कंपनियां लार्ज कैप होंगी, अगली 150 मिड कैप होंगी और उसके बाद लगभग 6000 से ज्यादा कंपनियां स्मॉल कैप होंगी। तो सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी लगभग 30,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली होगी, जो कि छोटी नहीं है। सही है। तो हमारे निवेश ढांचे में हमारे पास कोई मार्केट कैप आधारित नियम नहीं है। हम बाजार पूंजीकरण से अनभिज्ञ हैं, लेकिन हम उन कंपनियों को प्राथमिकता देते हैं जिनकी वृद्धि टिकाऊ हो और जो हमारे निवेश मानदंडों को निचले स्तर के अनुसंधान के आधार पर पूरा करती हों। यही हमारा मूल दृष्टिकोण है। हम निवेश करते समय मार्केट कैप को विशेष रूप से नहीं देखते। तो चलिए थोड़ा और बात करते हैं कि आपकी बॉटम अप रिसर्च, आपकी निवेश फिलॉसफी या उसकी नींव में क्या क्या शामिल है। शायद आपके पास कोई चेकलिस्ट है जिसमें किसी कंपनी के पास XYZ चीजें होना जरूरी है और तभी वह AEL के निवेश योग्य दायरे में आती है। तो अगर आप बता सकें कि आपकी निवेश फिलॉसफी क्या है, जब आप किसी कंपनी की रिसर्च करते हैं तो आप किन बातों को देखते हैं? तो हमारे निवेश ढांचे में हमारे पास एक मॉडल है जिसे हम GMCV कहते हैं। इसमें G का मतलब है ग्रोथ, M का मतलब है मैनेजमेंट, C का मतलब है कैपिटल एफिशिएंसी और V का मतलब है वैल्यूएशन। इसलिए जब हम कंपनियों पर नजर डालते हैं तो हम उच्च वृद्धि की उम्मीद करते हैं। हम उन कंपनियों पर नजर डालते हैं जो इस क्षेत्र में कुछ संरचनात्मक सुधारों के कारण एक निश्चित समयावधि में अपनी आय में स्थायी वृद्धि कर सकती हैं, और वहाँ एक ऐसा प्रबंधन होना चाहिए जो उस बदलाव से बड़ा लाभ उठा सके। और हम ऐसी कंपनियां चाहते हैं जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, जो बढ़ सके, जिनके पास बहुत सारे अवसर हों, सेक्टर में बड़ा अवसर आकार हो और वहाँ विकास के लिए एक लंबा रास्ता हो। और मान लीजिए, उदाहरण के लिए, अगर आप पिछले 2-3 दशकों में HDFC बैंक को देखें तो यह 3 दशकों में 500 गुना बढ़ा है, 21 से 22% CAGR की दर से। ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि बिजनेस मॉडल मजबूत था, इंडस्ट्री नई थी, बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी भी पर्याप्त पैठ नहीं थी और आप देख रहे थे कि PSU बैंकों से प्राइवेट बैंकों की ओर शिफ्ट हो रहा था। तो HDFC बैंक ने CAGR के हिसाब से
भारतीय अर्थव्यवस्था से कहीं ज़्यादा तेजी से ग्रोथ की। तो आपको ऐसी कंपनियां चाहिए जिनके पास बड़ा अवसर हो, जो अपनी कमाई को टिकाऊ रूप से बढ़ा सके, क्योंकि उस सेक्टर में अंतर्निहित फायदे हैं और वहां सही प्रबंधन और सही बिजनेस मॉडल है जो इसका लाभ उठा सकता है। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि प्रबंधन विश्वसनीय हो, उसकी छवि साफ सुथरी हो और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। इसलिए हम उनके पार्टनर्स, वेंडर्स के साथ बहुत सारे चैनल चेक्स करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि उनके लिए कौन कौन से कर्मचारी काम कर चुके हैं। हम उनके पूर्व कर्मचारियों से भी बात करते हैं। आप बहुत सारे चैनल चेक्स करते हैं, बहुत सारे प्लांट विजिट्स करते हैं और उस पूरे इकोसिस्टम के साथ काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिसमें प्रबंधन यह व्यवसाय चला रहा है, ताकि प्रबंधन की गुणवत्ता को समझा जा सके। इसलिए यदि हम ऐसी कंपनियों से बच सकें जिनका प्रबंधन संदिग्ध है, जिनमें बहुत सारे वास्तविक निजी लेन देन होते हैं, तो प्रमोटर जो कर रहा है उसके संदर्भ में बहुत जोखिम है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो जाहिर है कि आप उन कंपनियों में आवंटन के लिहाज से काफ़ी जोखिम कम कर देते हैं। तीसरी बात, हम पूंजी दक्षता को देखते हैं। तो पूंजी दक्षता में मूल रूप से आप कंपनी के लगाए गए पूंजी पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हैं। अगर लगाए गए पूंजी पर रिटर्न पूंजी की लागत से ज़्यादा है और कम से कम 15% या उससे अधिक है, तो हमारे लिए उसमें निवेश करना समझदारी है। क्योंकि अगर कंपनी अपने व्यवसाय की बची हुई कमाई का इस्तेमाल अपनी वृद्धि के लिए कर सकती है और उस पूंजी को उच्च रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर लगा सकती है, तो हम ऐसी कंपनियों को देखते हैं। तो उदाहरण के लिए ग्रोसरी क्षेत्र में डीमार्ट को देखें, हमने कई रिटेलर्स को असफल होते देखा है। तो फ्यूचर रिटेल और कई अन्य रिटेलर्स असफल हो गए क्योंकि उनके पास वह ROC प्रोफाइल नहीं थी। तो अगर आप उच्च ROC उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हैं, तो या तो आपको बहुत सारा कर्ज लेना पड़ेगा, आपको लीवरेज्ड बनना पड़ेगा, या फिर आपको इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ेगी, जो कि मैं कहूँगा कि शेयर होल्डर के अनुकूल नहीं है। तो कई कंपनियां असफल हो गई हैं, लेकिन डिमार्ट अपनी उच्च लागत प्रतिस्पर्धात्मकता के कारण ये कर पाता है और उच्च ROC उत्पन्न करता है, और इसी वजह से यह बहुत अधिक कैश फ्लो उत्पन्न करने में सक्षम है, और यही कारण है कि यह लंबे समय तक लगातार अच्छा प्रदर्शन कर पाया है। चौथा है मूल्यांकन। तो अंत में अगर ये सभी कारक मौजूद हैं, तो हम निवेश करते समय अच्छे प्रवेश बिंदुओं की तलाश करते हैं, क्योंकि अगर आपका प्रवेश बिंदु सही नहीं है तो शायद एक अच्छी कंपनी में भी आप केवल औसत रिटर्न ही कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए पिछले 5 वर्षों में हमने कई कंज्यूमर स्टेपल कंपनियों को देखा है। वे प्रबंधन, पूंजी दक्षता और हर चीज में अच्छी हैं, लेकिन अगर आपने 10% ग्रोथ वाली कंपनी के लिए 80 गुना मल्टीपल चुकाया है, तो जाहिर है आपको नुकसान हुआ है। और इन कंपनियों ने इस बुल फेज के दौरान भी शेयर धारकों के लिए कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो हम इन सभी मानदंडों को देखते हैं। मेरा मतलब है, भारतीय कंपनियों के मूल्यांकन के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है ना? क्योंकि कई कंपनियां, खासकर लार्ज कैप फंड्स, पहले से ही अपने ऐतिहासिक औसत के मुकाबले भारी प्रीमियम पर ट्रेड कर रही हैं। और मुझे लगता है कि यह बात मिड और स्मॉल कैप्स के लिए और भी ज्यादा सही है। साथ ही मैं बस आपके द्वारा बताए गए पहले बिंदु को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आप ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जिनका बिजनेस लगातार आगे भी टिकाऊ रूप से बढ़ सके, लेकिन एक हद तक क्या आपको नहीं लगता कि यहीं पर स्मॉल और मिड कैप कंपनियों में ज्यादा संभावनाएं होती हैं? क्योंकि आज 100 करोड़ से 2000 करोड़ और 2000 करोड़ तक पहुंचना कुछ ऐसा है जो ज्यादा जल्दी हो सकता है, और यह ज्यादा हकीकत में बदलने वाला है बनिस्बत किसी पारंपरिक लेगेसी कंपनी के, जो पहले से ही 10,000 या 50,000 करोड़ पर है और वहां से आगे बढ़ने में उसकी ग्रोथ थोड़ी धीमी होगी। तो एक तरह से क्या आपको नहीं लगता कि मिड और स्मॉल कैप स्पेस में ज्यादा अवसर हैं? हाँ बिल्कुल, तो आप सही कह रहे हैं। छोटे और मिड कैप कंपनियों में बहुत सारे अवसर हैं, क्योंकि कई सेक्टर अभी शुरुआती दौर में हैं, जैसे कि क्विक डिलीवरी के मामले में, या ऐसे किसी सेक्टर में जहां ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड नहीं हैं और आपको वहां अवसर मिल सकते हैं, या फिर ऐसे कई सेक्टर हैं जो उभर रहे हैं और शायद, उदाहरण के लिए EMS इंडस्ट्री 5 साल पहले इतनी लोकप्रिय नहीं थी, तो उस समय डिक्सन जैसी कंपनियों का मार्केट कैप बहुत छोटा था, सही है। तो आपको उस सेगमेंट में बहुत सारे अवसर मिले क्योंकि वहाँ ग्रोथ की संभावनाएं बहुत अधिक थी। PLI इंसेंटिव्स की वजह से वहाँ संरचनात्मक सकारात्मकता थी, तो आप वहाँ बहुत सारे अवसर नहीं ढूंढ सकते। लेकिन इस छोटे और मिड कैप सेगमेंट में 6000 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं, तो आपको बहुत सारी कंपनियों को छांटना पड़ता है। आपके पास निवेश के लिए सही फ्रेमवर्क होना चाहिए, वरना यहाँ आप बहुत सारी गलतियाँ कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है, लेकिन जाहिर है कि इस सेगमेंट में बहुत सारे अवसर हैं। एक मीट्रिक है, मेरा मानना है कि एक्सेल्ट इस पर काफी निर्भर करता है। असल में 2 हैं, एक है मोट और दूसरा है ROC।
आपने आरओसी के बारे में थोड़ा बताया था जब आपने ये बताया कि कोई कंपनी कितनी कुशलता से पूंजी का आवंटन कर रही है। आइए मोट के बारे में बात करें। आपको क्यों लगता है कि इसे ध्यान में रखना आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है? तो मोट मूल रूप से वह टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है जिसका कोई कंपनी आनंद लेती है। उदाहरण के लिए एप्पल जैसी कंपनियां पिछले 20 से 30 वर्षों में उन्होंने बहुत अच्छा व्यापार किया है क्योंकि उनके पास ब्रांड लॉयल्टी का मोट है। तो जो ग्राहक एक बार आईफोन इस्तेमाल कर लेते हैं वे उसे बार बार इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। उनके पास आईफोन के अलावा भी पूरे इकोसिस्टम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और वे उससे बाहर नहीं जा सकते। तो जब आपके पास ब्रांड लॉयल्टी, नेटवर्क इफेक्ट्स जैसे मोट होते हैं, उदाहरण के लिए एक्सचेंज में आपके पास NSE और BSE हैं, है ना। तो NSE के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ज़्यादातर व्यापार होता है, ज़्यादातर ट्रेड्स वहीं किए जाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है तो ज़्यादा यूजर्स खुद ब खुद बिजनेस को आकर्षित करेंगे और वह बिजनेस आत्मनिर्भर हो जाएगा और यह एक वर्चुअल साइकिल बन जाएगा। तो कोई भी किसी और एक्सचेंज में ट्रेड करना नहीं चाहेगा क्योंकि उस एक्सचेंज में लिक्विडिटी होगी। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जैसे ब्रांड निष्ठा, नेटवर्क इफेक्ट्स, आपके पास पैमाने के फायदे हैं। तो कोई कंपनी जैसे कि अमेजॉन उस तरह का स्केल रखती है जिसे किसी नए खिलाड़ी के लिए उस स्तर की इकोनॉमीज ऑफ स्केल स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सभी मोआट्स हैं जो मदद करते हैं। या उदाहरण के लिए लागत प्रतिस्पर्धात्मकता जिसके बारे में हमने डी-मार्ट के संदर्भ में बात की थी, सही है। तो ये उद्योग में सबसे कम लागत वाले खिलाड़ियों में से एक है। तो इसका फायदा उस खिलाड़ी को मिलता है और किसी नए प्रवेशकर्ता के लिए डी-मार्ट के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सभी उदाहरण सिर्फ उदाहरण देने के लिए हैं, किसी भी सिफारिश के लिए नहीं, ये तो स्पष्ट है। तो मुझे लगता है कि मोट एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि बहुत सी कंपनियां जिनके पास पहले बहुत मजबूत मोट था उनका वह मोट भी अब गायब हो रहा है। तो आपको इस पर नजर बनाए रखनी होगी। ये हमेशा बहुत गतिशील रहता है और खासकर आज के समय में आप जानते हैं कोई भी नेता हमेशा के लिए शीर्ष पर नहीं रह सकता। थोड़ी बात करते हैं ROCE के बारे में क्योंकि आखिरकार यह एक प्रतिशत है, एक संख्या है और अपने आप में इसका कोई खास मतलब नहीं हो सकता। तो क्या आप इसकी तुलना प्रतिस्पर्धियों दूसरे उद्योगों से करते हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? हाँ, तो जब हम ROCE की बात करते हैं तो ये मूल रूप से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लगाए गए पूंजी से विभाजित करने पर मिलता है। तो ये मूल रूप से ये बताता है कि अगर आप 100 रुपये निवेश करते हैं तो उसमें से आपको कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल रहा है। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है कि ROCE आपकी पूंजी लागत से अधिक हो, वरना जाहिर है कि आपको बहुत ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा या इक्विटी जुटानी पड़ेगी। और जब आप इसकी तुलना उसी सेक्टर के अन्य उद्योगों से करते हैं तो आपको यह पता चलता है कि क्या आपके पास बड़े बिजनेस मॉडल के रूप में कोई लाभ है। अगर आप अपने साथियों की तुलना में उच्च ROCE उत्पन्न कर सकते हैं तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आपके बिजनेस मॉडल में कुछ तो सही है। बिल्कुल, उसके बाद आपको कई तरह की जांच करनी होती है और ये समझना होता है कि उस कंपनी की वह कौन सी ताकत है जो उसे हाई ROCE बिजनेस बनाती है। तो मुझे लगता है कि ROCE देखने के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक में से एक है। हाँ ठीक है, तो हमने वाकई माइक्रो स्तर पर चर्चा की है। मेरा मतलब है कि हमने ये देखा है कि आप हर कंपनी का विश्लेषण कैसे करते हैं और न सिर्फ बैलेंस शीट पढ़ते हैं बल्कि जमीनी स्तर तक जाकर कर्मचारियों से बात करते हैं और जो असली जमीन पर चीजें होती हैं उन पर भी ध्यान देते हैं। मैं थोड़ा मैक्रो स्तर पर वापस जाना चाहती हूँ क्योंकि जैसा कि आपने बताया हमारे पास $8 ट्रिलियन GDP तक पहुंचने की क्षमता है और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं। लेकिन आप इसे बाजारों में कैसे बदलते हुए देखते हैं? क्योंकि यही वह जगह है जहां आप और मैं निवेश करते हैं, सही है, और हमारे दर्शक भी निवेश करते हैं। तो क्या आपके पास अगले कुछ वर्षों के लिए निफ्टी या सेंसेक्स का कोई लक्ष्य है? हालांकि मेरे पास इस तरह के कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पिछले 3 दशकों में हमारे निफ्टी या सेंसेक्स ने लगभग 13 से 14% की दर से कंपाउंड किया है और हमारी नाम मात्र GDP लगभग 12 से 13% की दर से बढ़ी है। तो मेरा मानना है कि क्योंकि हमारे बाजारों ने पिछले 1 साल में प्रदर्शन नहीं किया है और वैल्यूएशन भी अब अधिक उचित हो गए हैं, मुझे लगता है कि 6 से 7% की वास्तविक वृद्धि दर और 4 से 5% की महंगाई दर के साथ हमें अगले 5 वर्षों में 11 से 12% की दर से कंपाउंड करना चाहिए। संभवतः हम 5-6 वर्षों में अपनी पूंजी दोगुनी कर सकते हैं। तो यही मेरा अनुमान है यहाँ पर। ठीक है, समझ गई। और अब थोड़ा बाजार और ऐसी चीजों से हटकर बात करते हैं। मैं आपके अपने करियर के सफर के बारे में थोड़ा सुनना चाहती हूँ। जैसा कि आपने विभिन्न संस्थाओं की रिसर्च टीम में शुरुआत की थी और फिर रिसर्च हेड तक पहुंचे और अब आप अपनी खुद की एसेट मैनेजमेंट फर्म चला रहे हैं। तो क्या आप हमें अपने करियर की प्रगति के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? वो कौन कौन से बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे? हाँ, तो मैं शुरुआत से बताऊंगा। मैं कोलकाता में एक मारवाड़ी बिजनेस परिवार में पैदा हुआ और पल्ला बड़ा हूँ। ठीक है।
तो मुझे लगता है कि हमारे खून में ही स्टॉक मार्केट और बिजनेस है। तो मुझे याद है कि 2006 में जब मैं कॉलेज में था, मैंने अपने माता पिता से थोड़ी सी रकम उधार ली थी और उस समय 2003 से 2008 का दौर एक ज़बरदस्त बुल रन था। शायद पिछले 3 दशकों का सबसे बड़ा बुल रन था। हाँ, तो उस समय मुझे लगता है कि मैंने 1 साल में 4 गुना रिटर्न कमाया था और मुझे लग रहा था कि मैं कुछ असाधारण कर रहा हूँ, जिससे आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ गया था। हाँ, लेकिन असल में वो बस बिना सोचे समझे ट्रेडिंग थी, उसमें कोई रिसर्च या ऐसा कुछ नहीं था। और जब 2008 की क्राइसिस आई, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, तो शायद मैंने उस दौर में जो भी पैसा कमाया था वो सब खो दिया। तो उस समय मेरे लिए ये एक तरह का झटका था। मैं उस वक्त किशोर था और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक छुपा हुआ वरदान था, क्योंकि अपने करियर की शुरुआत में आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। हाँ, और इससे आपको मदद मिलती है और शायद वही मेरे लिए एक सीखने का मौका था। और उसके बाद मैंने अपनी CA और CS की पढ़ाई की। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हूँ। तो मैंने 2011 में अपनी CS की पढ़ाई पूरी की और मुंबई आ गया और मैंने अपनी प्राइवेट नौकरी शुरू की। मैंने एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी ज्वाइन की और कई अलग अलग कंपनियों में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग सेक्टर में काम किया और मैंने कई इंडस्ट्री लीडर्स के साथ काम करके बहुत कुछ सीखा है। और उसके बाद 2018 में मैंने एक बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म ज्वाइन की और वहाँ 6 साल तक काम किया। मैंने वहाँ एक एनालिस्ट के रूप में शुरुआत की और बाद में रिसर्च हेड बन गया। तो कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा से एक उद्यमी बनना चाहता था और शायद यह कुछ ऐसा था जो मैंने अपने पूरे परिवार में देखा है। और मैंने समय के साथ अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा इक्विटीज़ में निवेश किया है और मैंने अपने लिए काफ़ी संपत्ति बनाई है और मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद 35 की उम्र में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ और अब मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू करें। और मुझे लगता है कि जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। और जैसा कि मैंने अपने लिए संपत्ति बनाई है, मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी वही कर पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी कुछ गलतियों को भी साझा किया, क्योंकि इससे हमारे दर्शकों को भी ये पता चलता है कि देखिए, गलतियां करना ठीक है। आप जानते हैं, मतलब वहां बाहर सबसे बेहतरीन दिमागों ने भी गलतियां की हैं। कोई भी बाजार में भगवान नहीं है। तो ये हमारे दर्शकों को भी प्रोत्साहित करता है कि अगर आपने कोई गलती की है, पैसा खोया है, तो कोई बात नहीं, बस उससे उभरें और आप जानते हैं, आप जैसे लोगों से सीखें और अपनी निवेश यात्रा में आगे से उन बातों को लागू करें। अब रिसर्च से हटकर आप जानते हैं, नंबरों की बात करते हैं। निफ्टी, सेंसेक्स। आइए बाजार के बाहर की जिंदगी पर भी एक नजर डालते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जब आप ऑफिस में नंबरों की गणना नहीं कर रहे होते, तब आप क्या करना पसंद करते हैं? आपका फुर्सत का समय कैसा दिखता है? तो असल में बहुत पढ़ने के अलावा मुझे टेनिस देखना भी बहुत पसंद है। मैं बड़ा नडाल फैन हूँ और अभी के समय में जोकोविच और अल्काराज मेरे पसंदीदा हैं। तो मैं टेनिस का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और ख़ुद भी काफ़ी खेलता हूँ और मैं बहुत सारा म्यूज़िक सुनता हूँ और कभी कभी गिटार भी बजा लेता हूँ। तो इस तरह बहुत सारे शौक़ हैं मेरे। जब समय मिलता है तो हम नेटफ्लिक्स भी खूब देखते हैं। तो यही है। हाँ, यही तो सबसे ज़रूरी है ना? समय निकालना। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही सूचनाप्रद बातचीत रही है और मुझे यकीन है कि हमारे सभी दर्शकों ने यह जाना होगा कि निवेश में रिसर्च करते समय क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चेकलिस्ट्स देखनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद वैभव। बहुत बहुत धन्यवाद मुबीना। तो ये था मार्केट पिलर्स अनकवर्ड का एक और एपिसोड। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये पसंद आया होगा और जुड़े रहिए, क्योंकि हम एक और नए एपिसोड के साथ फिर लौटेंगे।